साल 1948 एक ऐसा सुपरस्टार जो अपने बेहद तार्किक और मतलब साइंटिफिक नजरिए के लिए पूरे देश में जाना जाता था, वो आधी रात को एक खराब कार के सामने खड़ा है। लेकिन उस कार में कोई इंसान नहीं बल्कि ड्राइविंग सीट पर एक बिना सिर का धड़ा रखा हुआ है। अरे बाप रे, है ना? जब भी बॉलीवुड की किसी क्लासिक हॉरर फिल्म का जिक्र होता है तो पुरानी हवेली, भटकती आत्माएं और पुनर्जन्म जैसी चीजें दिमाग में आती हैं। बिल्कुल, वो एक सेट फॉर्मूला बन गया है। हाँ, अक्सर इन्हें सिनेमा का एक घिसा पिटा फॉर्मूला मान लिया जाता है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम उन पन्नों को पलट रहे हैं जो इस बात का सबूत देते हैं कि ये सब महज किसी लेखक की कोरी कल्पना नहीं थी। सही कहा। आज हमारा उद्देश्य आजाद भारत की सबसे पहली हॉरर फिल्म महल की उत्पत्ति और उसके पीछे छिपी उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना को डिकोड करना है। और ये सफर सिर्फ सिनेमा के इतिहास का नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये मानव मनोविज्ञान का एक बेहद जटिल अध्ययन है। कैसे? देखिए, हम आज अशोक कुमार के उस खौफनाक अनुभव का विश्लेषण करेंगे जिसने उनके पूरे विश्वास तंत्र को, उनके लॉजिक को हिला कर रख दिया था। हाँ, वो बहुत लॉजिकल इंसान थे। बिल्कुल। और साथ ही हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे फिल्म मेकर कमाल अमरोही ने उस व्यक्तिगत ट्रॉमा को एक ऐसे सिनेमाई व्याकरण में बदल दिया जिसने एक डूबते हुए स्टूडियो को बचाया। मुझे मालूम था तुम आओगे। और दशकों तक हॉरर फिल्मों की दिशा तय कर दी। एकदम सही। एक तार्किक दिमाग जब अदृश्य और अलौकिक शक्तियों से टकराता है ना, तो जो ऊर्जा पैदा होती है वो कभी-कभी इतिहास रच देती है। ये विरोधाभासी मुझे सबसे ज्यादा खींचता है। मेरा मतलब है अशोक कुमार, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में प्यार से दादा मुनि कहा जाता था, जी, वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने वाले इंसान बिल्कुल नहीं थे। हर चीज के पीछे उन्हें तर्क और विज्ञान चाहिए होता था। हाँ, भूत प्रेत की बातें उनके लिए सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज थीं। बिल्कुल। तो ऐसे में एक तार्किक इंसान का सामना जब अचानक किसी ऐसी स्थिति से हो जाए जिसे विज्ञान के किसी भी नियम से, मतलब किसी भी तरह समझाया न जा सके, तब जो मानसिक उथल पुथल होती है उसे समझना बहुत दिलचस्प है ना? तो उस 1948 की रात के घटनाक्रम को जरा करीब से देखते हैं। मुझे गौर से देख लो, मैं वहम नहीं, हकीकत हूँ। अशोक कुमार अपने करियर के बिल्कुल चरम पर थे और एक हिल स्टेशन पर शूटिंग कर रहे थे। और पता है, उनके ठहरने की जो व्यवस्था की गई थी, हाँ, कहाँ रुके थे वो जीजी भोय हाउस नाम की एक बेहद पुरानी और विशाल हवेली थी। ओह, नाम से ही लग रहा है। हाँ, और इस हवेली के बारे में वहाँ के स्थानीय लोगों और नौकरों के बीच कई तरह की डरावनी कहानियां पहले से ही प्रचलित थीं। मतलब क्लासिक सेटअप। बिल्कुल। हवेली के कर्मचारियों ने अशोक कुमार को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि वहाँ रात के वक्त माहौल बहुत अजीब हो जाता है और उन्हें वहाँ नहीं रुकना चाहिए। लेकिन वो तो अशोक कुमार ठहरे। वही ना, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा जीवन तथ्यों पर आधारित हो, वो ऐसी लोक कथाओं को तुरंत खारिज कर देता है। और अशोक कुमार ने भी वही किया होगा। हाँ, उन्होंने बकायदा चुनौती दे डाली कि वो न सिर्फ वहीं रुकेंगे बल्कि ये साबित करेंगे कि ये सारी बातें अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी। यहाँ मुझे एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति नजर आती है। मतलब ये सिचुएशन किसी क्लासिक हॉरर फिल्म की तरह लगती है जहाँ हीरो को गांव वाले चेतावनी देते हैं कि बाबूजी वो उस हवेली में मत जाना। हाँ हाँ, और हीरो फिर भी जाता है। बिल्कुल, हीरो अपने विज्ञान के घमंड में अंदर चला जाता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या अशोक कुमार का ये आत्मविश्वास महज उनका अहंकार था या फिर एक लॉजिकल इंसान का समाज के अंधविश्वास के खिलाफ एक स्वाभाविक विद्रोह था। देखिए, इसे अहंकार से ज्यादा मैं संज्ञानात्मक कंडीशनिंग या कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहूंगी। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति लगातार तार्किक ढांचे में सोचता है ना, तो उसका दिमाग उन चीजों को प्रोसेस ही नहीं कर पाता जो उस लॉजिकल ढांचे से बाहर हों। अच्छा, मतलब दिमाग ब्लॉक कर देता है। हाँ, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है।
ऐसे व्यक्ति के लिए अदृश्य शक्तियों को मानना अपनी पूरी जीवन शैली और अपनी बौद्धिक पहचान को झुठलाने जैसा है। तो इसीलिए उन्होंने उन चेतावनियों को एक चुनौती के रूप में लिया। बिल्कुल। लेकिन इस वैज्ञानिक कंडीशनिंग का एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। क्या नुकसान? जब ऐसा व्यक्ति कुछ वाकई में अजीबोगरीब देखता है तो उसका दिमाग बुरी तरह से क्रैश कर जाता है, क्योंकि उसके पास उस घटना को समझाने के लिए कोई तार्किक टूल मौजूद ही नहीं होता। बाप ले। और उनके उस बौद्धिक डिफेंस मैकेनिज्म की सबसे बड़ी परीक्षा उसी रात होने वाली थी। एकदम। आधी रात का वक्त था, हवेली में सन्नाटा पसरा था और तभी उनके कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। और बाहर कौन था? बाहर एक बेहद घबराई हुई रहस्यमयी औरत खड़ी थी। वो बता रही थी कि उसकी कार हवेली से कुछ दूरी पर खराब हो गई है और उसे तुरंत मदद चाहिए। अब अशोक कुमार तो इंसानियत के नाते मदद करने जाएंगे ही। बिल्कुल, एक आम इंसानियत के नाते अशोक कुमार हवेली से बाहर निकल गए। उन्होंने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की जद्दोजहद शुरू कर दी। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि अशोक कुमार उस वक्त भी पूरी तरह से लॉजिकल तरीके से ही काम कर रहे थे। हाँ, उनके लिए तो वो बस एक मशीन थी। बिल्कुल, एक खराब इंजन, कुछ तकनीकी खराबी, ये उनके लिए एक ऐसी समस्या थी जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता था। लेकिन काफी देर की मशक्कत के बाद जब कार स्टार्ट नहीं हुई और उनके हाथ ग्रीस से गंदे हो गए तो वो हार मानकर हाथ धोने के लिए मुड़े। और यहीं पर सब कुछ बदल गया। हाँ, ये वो पल था जब तर्क और विज्ञान की दुनिया ने अचानक एक भयानक मोड़ ले लिया। उनके पीछे से एक बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। उफ। अब इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है पीछे मुड़ के देखना, है ना? जाहिर सी बात है। तो जैसे ही वो वापस कार की तरफ पलटे, वहां का नजारा किसी भी मजबूत इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी था। वो रहस्यमयी औरत गायब हो चुकी थी। गायब, पूरी तरह गायब। लेकिन जो चीज वहां मौजूद थी वो ज्यादा खौफनाक थी। क्या था वहाँ? उस कार की ड्राइविंग सीट पर एक बिना सिर का धड़ रखा हुआ था। हे भगवान! कोई भी लॉजिकल इंसान इस दृश्य को देखकर क्या करेगा? अशोक कुमार दहशत में आ गए और वो रात उन्होंने जाग कर काटी। सो तो सकते ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो इस पूरी कहानी को एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर बना देता है। जब वो नौकरों के लेकर उस जगह पर पहुंचे तो वहां ना कार थी और ना ही कोई लाश। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वहां मिट्टी पर कार के टायरों का एक भी निशान मौजूद नहीं था। यही तो, उस भारी भरकम लोहे की मशीन का रातों रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना असंभव था। तो नौकरों ने क्या कहा? नौकरों का निष्कर्ष बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि साहिब ने कोई बहुत बुरा सपना देखा है। रुको। अगर वहां टायरों के निशान तक नहीं थे तो सबसे तार्किक निष्कर्ष तो यही है कि वो एक सपना ही था। आपको ऐसा लगता है? इसे तो चरम स्तर का मनोवैज्ञानिक भ्रम या गैस लाइटिंग कहा जाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक लंबी यात्रा की थकान, उस हवेली की पुरानी सीलन भरी हवा, दिन भर नौकरों द्वारा सुनाई गई भूत प्रेत की डरावनी कहानियों और नींद की कमी ने मिलकर उनके दिमाग में कोई भयंकर मति भ्रम या हेलुसिनेशन पैदा कर दिया हो? हाँ, एक लॉजिकल दिमाग तो यही कहेगा कि जब सबूत ही नहीं है तो घटना ही नहीं घटी। तो अशोक कुमार ने इसे महज एक बुरा सपना मानकर छोड़ क्यों नहीं दिया? मैं बताती हूँ, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अशोक कुमार का तार्किक दिमाग भी शायद इसी नतीजे पर पहुंचता कि उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा है। तो फिर क्या अलग हुआ? एक बात उन्हें बहुत परेशान करी थी। उन्होंने उस कार के ठंडे लोहे को महसूस किया था। उन्होंने इंजन को छुआ था। अच्छा, फिजिकल टच। बिल्कुल। मति भ्रम इतने भौतिक और स्पर्शनीय नहीं होते हैं। अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए और शायद खुद को ये साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन जाकर इस घटना की शिकायत दर्ज कराई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये कहानी वहीं खत्म हो जाती। और पुलिस ने जो खुलासा किया वो सच में इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस स्टेशन में महज एक फॉर्मेलिटी के लिए गए अशोक कुमार को बताया गया कि ठीक 14 साल पहले बिल्कुल उसी जगह पर ठीक वैसी ही एक घटना रिकॉर्ड में दर्ज थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वही खराब कार, वही मदद मांगने वाली औरत और बिल्कुल वैसा ही खौफनाक अंजाम। ये वो क्षण था जब एक हेलुसिनेशन की थ्योरी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। उफ, इस 14 साल पुरानी पुलिस रिपोर्ट ने पूरी घटना का अर्थ ही बदल दिया। बिल्कुल। ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी, ये एक सरकारी दस्तावेज में दर्ज तथ्य था। और अशोक कुमार के लिए तो तथ्य ही सब कुछ थे। हाँ,
इसी एक जानकारी ने अशोक कुमार के देखे हुए सच पर मोहर लगा दी और उनके तार्किक नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। ये उनके लिए एक गहरा मानसिक आघात था, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा। लेकिन कला की दुनिया का एक नियम है ना, क्या? जब कोई गहरा ट्रॉमा किसी विजनरी कहानीकार के हाथ लगता है तो वो एक मास्टरपीस में तब्दील हो जाता है। अशोक कुमार वापस बॉम्बे लौटे और उन्होंने अपनी ये खौफनाक आप बीती मशहूर फिल्म मेकर कमाल अमरोही को सुनाई। और कमाल अमरोही का जिक्र आते ही इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है। बिल्कुल, वो 1938 से ही इंडस्ट्री में एक लेखक के तौर पर सक्रिय थे, लेकिन डायरेक्टर की कुर्सी तक नहीं पहुंचे थे। मतलब ये उनकी पहली फिल्म होने वाली थी? हाँ, जब अमरोही ने जीजी भॉय हाउस की ये घटना सुनी तो उन्होंने इसे ज्यों का त्यों पर्दे पर उतारने के बजाय एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रिस्क लिया। रो दिया। उन्होंने कामिनी नाम की एक महिला का किरदार गढ़ा जो एक पुरानी हवेली में अपने प्रेमी का इंतजार करती है। अच्छा। प्रेमी की नाव डूबने से मौत हो जाती है, लेकिन कामिनी सालों तक उसी हवेली में इंतजार करते करते दम तोड़ देती है। कमाल अमरोही के इस फैसले के पीछे की वजह को समझना भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि उस वक्त 1940 के दशक के अंत में भारतीय दर्शक किसी शुद्ध हॉरर फिल्म के लिए तैयार नहीं थे। हॉरर जॉनरा हॉलीवुड में भी अपनी जगह बना ही रहा था, लेकिन भारत में इसका कोई मार्केट नहीं था। बिल्कुल सही बात है। अगर अमरोही सिर्फ बिना सिर वाली लाश और डरावने दृश्यों पर फिल्म बनाते तो दर्शक डर कर थिएटर से दूर भाग जाते। हाँ, लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें एक भावनात्मक सुरक्षा कवच की जरूरत थी, एक इमोशनल सेफ्टी नेट। उन्होंने डर के साथ पुनर्जन्म और अधूरी मोहब्बत का ताना बाना बुना। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसने फिल्म को एक रोमांटिक हॉरर का रूप दे दिया, जहां डर के पीछे एक बहुत गहरी उदासी छिपी थी। एक सच्ची खौफनाक घटना को एक रोमांटिक हॉरर में तब्दील करना एक ब्रिलियंट क्रिएटिव फैसला था। लेकिन इस फिल्म के निर्माण की जो आर्थिक कहानी है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। वो कैसे? इस फिल्म को बनाने का जिम्मा उठाया देविका रानी के मशहूर प्रोडक्शन हाउस बॉम्बे टॉकीज ने। बॉम्बे टॉकीज। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौर में बॉम्बे टॉकीज लगभग दिवालिया होने के कगार पर था। उनके पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। हाँ, बॉम्बे टॉकीज कभी भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा संस्थान हुआ करता था, लेकिन 1948-49 आते आते उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। बिल्कुल। और ऐसे नाजुक वक्त में उन्होंने महल जैसी फिल्म को हरी झंडी दे दी। और आपको पता है इसका बजट क्या तय किया गया था? क्या? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए। इस आंकड़े पर थोड़ा रुक कर विचार करना चाहिए। 1948 में 9 लाख रुपए। सोचिए, उस दौर में एक सामान्य फिल्म मुश्किल से 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए में बनकर तैयार हो जाती थी। हाँ बिल्कुल। मतलब महल का बजट एक साथ 6 फिल्मों के बराबर था। आज के हिसाब से ये कई 100 करोड़ का निवेश है। सच में। एक ऐसे स्टूडियो के लिए जिसके बैंक अकाउंट सूख चुके हैं, जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो एक ऐसे जॉनर पर अपनी पूरी पूंजी कैसे लगा सकता है जो भारतीय सिनेमा में पहले कभी टेस्ट ही नहीं किया गया? ये तो पागलपन लगता है। वही तो, ये कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि व्यावसायिक आत्महत्या लगती है। सतह से देखने पर ये बिल्कुल व्यावसायिक आत्महत्या ही लगती है, लेकिन क्या? अगर हम क्राइसिस मैनेजमेंट और बिजनेस के नजरिए से देखें ना, तो निराशा के समय में ही सबसे बड़े इनोवेशंस होते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बॉम्बे टॉकीज सुरक्षित खेलकर वैसे भी खत्म हो ही रहा था। वो तो है। उन्हें एक ऐसे दाव की जरूरत थी जो या तो उन्हें हमेशा के लिए बंद कर दे या फिर वापस रातों रात शिखर पर ले जाए। कमाल अमरोही का विजन इतना स्पष्ट था कि स्टूडियो ने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। मतलब गो बिग और गो होम वाली रणनीति। बिल्कुल। एक दिवालिया स्टूडियो और एक डेब्यूटेंट डायरेक्टर का ये मेल सिनेमाई इतिहास का सबसे बड़ा जुआ था। और ये जुआ जिस तरह से सफल हुआ, उसने सच में इतिहास रच दिया। हाँ। 1949 में जब महल सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो इसने सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। ये उस पूरे दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। और कमाई कितनी की? 9 लाख रुपए की लागत से बनी इस फिल्म ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की अभूतपूर्व कमाई की। बाप रे, 1.5 करोड़। हाँ। बॉम्बे टॉकीज न सिर्फ डूबने से बच गया बल्कि उसने भारी मुनाफा भी कमाया। लेकिन महल की सफलता सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं थी। इस फिल्म ने इंडस्ट्री को वो सितारे दिए जिनका नाम आज भी बहुत अदब से लिया जाता है। जैसे कि लीड एक्ट्रेस मधुबाला। बिल्कुल, मधुबाला के बारे में आप क्या कहेंगे? मधुबाला के करियर के लिए ये फिल्म एक संजीवनी साबित हुई। उस वक्त तक वो कई सालों से संघर्ष कर रही थीं। उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थीं। लेकिन
महल में कामिनी के किरदार ने उन्हें एक रहस्यमयी, एक इथीरियल आकर्षण दे दिया। वो रातों रात उस दौर की सबसे बड़ी आइकॉनिक हीरोइन बन गईं। मधुबाला का स्टारडम तो समझ में आता है, लेकिन इस फिल्म ने पर्दे के पीछे भी एक ऐसा चमत्कार किया जिसका असर आज तक कायम है। आप लता मंगेशकर जी की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, वो चमत्कार थी 19 साल की युवा गायिका लता मंगेशकर। आएगा आने वाला गाना आज भी अगर रात के अंधेरे में सुन लिया जाए तो एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ 19 साल की उम्र में अपनी आवाज में इतना दर्द, इतना रहस्य और इतना ठहराव लाना कोई मामूली बात नहीं है। पता है, इस गाने के पीछे की जो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया है वो इस रहस्यमयी प्रभाव को और स्पष्ट करती है। अच्छा, कैसे रिकॉर्ड हुआ था ये? कमाल अमरोही और संगीतकार खेमचंद प्रकाश जानते थे कि डर सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि सुनने में भी होना चाहिए, और उस समय की तकनीक आज जैसी उन्नत तो थी नहीं। हाँ, 1948-49 का दौर था। तो उन्होंने क्या किया, लता मंगेशकर से कहा गया कि वो स्टूडियो के एक कोने में खड़ी होकर गाना शुरू करें और गाते हुए धीरे धीरे माइक की तरफ आएं। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, इस पूरी प्रक्रिया ने उनकी आवाज में एक स्वाभाविक गूंज, मतलब एक एको और दूरी का एहसास पैदा किया जो सच में किसी भटकती हुई आत्मा की आवाज जैसा लगता था। ब्रिलियंट। इसी तकनीक और लता जी की गायकी ने इस गाने को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस एक गाने ने उन्हें एक साधारण प्लेबैक सिंगर से एक स्टार सिंगर में बदल दिया। कमाल अमरोही की ये सोच दिखाती है कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, वो एक पूरा अनुभव डिजाइन कर रहे थे। बिल्कुल। और ये अनुभव इतना शक्तिशाली था कि बाद में ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने महल को अपनी 10 ग्रेट रोमांटिक हॉरर फिल्मों की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हॉरर सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी स्वीकृति थी। हाँ, और अगर हम इसके दूरगामी प्रभाव को देखें तो 70 सालों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी बॉलीवुड का हॉरर जॉनर महल की ही विरासत को आगे बढ़ा रहा है। एकदम सही। कमाल अमरोही ने इस एक फिल्म से भारतीय हॉरर सिनेमा का पूरा व्याकरण तय कर दिया था। हाँ, जैसे वो हवेली और झूमर वाला सेटअप। हाँ, तेज आंधी, चरमराते दरवाजे, झूलता हुआ झूमर, पुरानी सुनसान हवेली और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, ये सब महल से ही निकले हैं। बाद में बिमल रॉय की मधुमती, सुभाष घई की कर्ज, मिलन और यहाँ तक कि आधुनिक दौर की ओम शांति ओम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से अपनाया। मतलब आज हम जब भी किसी फिल्म में एक पुरानी हवेली में अधूरा प्यार देखते हैं तो वो अनजाने में 1948 की उसी डरावनी रात का विस्तार है। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये सफर बहुत ही अविश्वसनीय लगता है। सच में। कैसे एक अत्यधिक तार्किक इंसान का अलौकिक शक्तियों से हुआ सामना, जो निश्चित रूप से उनके लिए एक भयानक निजी ट्रॉमा था, वो आगे चलकर कला, व्यवसाय और सिनेमा के इतिहास का एक मील का पत्थर बन गया। बिल्कुल। अशोक कुमार की उस एक रात के खौफ ने भारतीय सिनेमा को उसकी पहली हॉरर ब्लॉकबस्टर दी, एक डूबते स्टूडियो को नई जिंदगी दी और मधुबाला तथा लता मंगेशकर जैसी हस्तियों को स्टारडम के शिखर पर पहुंचा दिया। इतिहास में ऐसे क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं जहां एक व्यक्तिगत डर एक पूरी कला विधा को जन्म दे दे। सही बात है। ये घटना हमें दिखाती है कि जब डर, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव भावना है, उसे एक स्पष्ट विजन और बेहतरीन कहानी के साथ परोसा जाता है तो वो पीढ़ियों तक लोगों के जहन में जिंदा रह सकता है। इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक ऐसा विचार है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। वो क्या? सुनने वालों के लिए एक सवाल है, अगर उस रात अशोक कुमार ने अपने तर्कों को किनारे रखकर स्थानीय लोगों की बात मान ली होती, अगर वो उस हवेली में रुकने से इनकार कर देते, तो क्या कभी वो पुरानी हवेली, वो रहस्यमयी औरत और पुनर्जन्म वाले वो शानदार किस्से सिनेमा के पर्दे तक पहुंच पाते? शायद नहीं। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अधूरी कहानी उस पुरानी वीरान हवेली में बरसों से सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही थी कि कोई आए, उस खौफ का गवाह बने, उसे किसी कहानीकार तक पहुंचाए और फिर वो कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाए। ये बहुत गहरा सवाल है। इस सवाल का कोई तार्किक जवाब नहीं है, लेकिन कभी कभी रहस्य को अनसुलझा छोड़ देना ही उसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
जागी जागी आँखों में आजा, निंदिया की तरह। अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। जागी जागी आँखों में आजा, निंदिया की तरह। अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने, तेरे लिए कितने सपने बुने मैंने। उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने, उड़ते परिंदों के पंख गिने मैंने। तेरी बिंदिया भी लगे मुझको चंदा की तरह, जा जा निंदिया की तरह। अंधियारी रातों में आजा, रोशनी की तरह। आजा निंदिया की तरह, निंदिया की तरह।